प्यारे बच्चों, नीट का एग्ज़ाम नज़दीक है और नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन डिजीज़ या डिसऑर्डर से ज़रूर आता है। तो सारे डिजीज़ या डिसऑर्डर्स को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर है, सबसे कॉमनली जिससे क्वेश्चन आता रहा है वो क्या है? अस्थमा। अब अस्थमा क्या होता है? तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन के चलते होता है। पोलन या डस्ट से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिसके चलते ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। याद कैसे रखेंगे? देखो, ए से अस्थमा है, ए से एलर्जिक रिएक्शन, इजी है। और ये एलर्जिक रिएक्शन क्यों होता है? ये होता है दो तरह का केमिकल होता है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ये दोनों केमिकल याद रखना, देखिए आसान है। सीरोटोनिन एच, हिस्टामिन एस से सीरोटोनिन, एस से हिस्टामिन। ये दोनों केमिकल मास्ट सेल से, ये मास्ट, ये हिस्टा और ये सीरोटोनिन। देखिए अस्थमा यही लिखा हुआ है तीनों का नाम। तो ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन केमिकल जो है वो मास्ट सेल से सिक्रीट होता है और इसी केमिकल के चलते एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसके चलते ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या होगा? अब इसमें सांस लेने में दिक्कत होगा, एरिया कम हो गया, इससे सांस लेना होगा तो मुश्किल होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। उतना ही नहीं, देखिए कम एरिया से अगर एयर क्रॉस करेगा तो आवाज़ आएगी, एक सीटी जैसी आवाज़ आएगी, उसको वीज कहते हैं, इसमें वीज हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। आइए एक साथ फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं फास्ट, क्योंकि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है और वीजिंग होता है। मैंने पहले ही बता दिया क्यों ऐसा होता है। स्टार्ट कैसे होता है? ट्रिगर होता है एलर्जिक रिएक्शन से, पोलन या डस्ट के द्वारा, और एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल के चलते हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। सेकंड डिसऑर्डर है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो ज्यादा लंबा समय तक चलता है, उसको क्रोनिक कहते हैं। इसमें क्या होता है? एल्विलाई का वॉल डैमेज हो जाता है। देखिए एल्विलाई है, एल्विलाई है, एल्विलाई है, इसका वॉल अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, और ये बेसिकली सिगरेट स्मोकर्स में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स भी पढ़ना होता है। जो स्टोन कटिंग इंडस्ट्री होता है उसमें क्या होता है? स्टोन कटिंग के चलते जो वर्कर्स होते हैं उसको हाई एक्सपोजर होता है, किसका? डस्ट का। अब इतना सारा डस्ट को हमारा इम्यून सिस्टम क्लियर नहीं कर पाता है, और जब क्लियर नहीं कर पाता है तो वो डस्ट क्या करता है? लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जो हील होता है फाइनली फाइब्रोसिस से। और आप सोचिए कि नॉर्मल जो सेल है, एपिथेलियम आप जानते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम होता है एल्वेलाई में, इससे बड़े आराम से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर ये हील होकर के यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू आ गया तो ये डिफ्यूजन नहीं होने देगा, ठीक है? फाइब्रस टिश्यू डिफ्यूजन को रोक देगा, डिफ्यूजन में प्रॉब्लम करेगा, और ये इसलिए सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। जितने भी वर्कर होते हैं इस तरह के इंडस्ट्री में, इसलिए उनको कहते हैं प्रोटेक्टिव मास्क पहनिए। सेकेंड चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन। इसमें क्या? बीपी बढ़ जाने को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल बीपी कितना होता है? सिस्टोलिक 120 mmHg एंड डायस्टोलिक 80 mmHg। वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर पड़ता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोल के टाइम में जो प्रेशर रहता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अगर 140/90 से ज़्यादा हो जाए लगातार चेक करने पे, एक दो बार हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ज़्यादा नमक खा लिया और बढ़ गया होता है, या बहुत स्ट्रेस में है तो थोड़ा देर के लिए बढ़ गया, तो एक दो ओकेजन में अगर बढ़ा हुआ मिला तो उसको हाइपरटेंशन नहीं कहते हैं। अगर बार बार चेक करने पे भी 140/90 से ज़्यादा मिल रहा है तब इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर बढ़ा हुआ बीपी रहेगा तो इससे किडनी डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और हार्ट का डिजीज तो होता ही है। दूसरा डिजीज जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है वो है CAT, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? देखिए हार्ट को
जो सप्लाई हार्ट पंप करके पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है, हार्ट का जो अपना सप्लाई है उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। और इस कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाता है, क्यों ब्लॉकेज हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, या फाइब्रस टिश्यू जमा हो गया, या फैट जमा हो गया, या कैल्शियम जमा हो जाता है कभी, तो जो जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं एथेरोमा, एथेरोमा। और इस कंडीशन को इसलिए हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ब्लॉकेज हो गया, अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो जाएगा। अगर पूरा ब्लॉकेज हो गया तो इतना ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा कि हार्ट का टिश्यू मर ही जाएगा। उसको कहते हैं इन्फाक्शन हो जाना या हार्ट अटैक हो जाना। और जब पार्शियल ब्लॉकेज रहता है तो चेस्ट पेन होता है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये दोनों भी हमें पढ़ना है। एंजाइना तो एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होता है? हार्ट मसल को कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल ब्लॉकेज के चलते सप्लाई कम हो जाता है। कॉमन होता है मिडिल और एज पे पीपल में या एल्डरली में, क्योंकि इस समय क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो आर्टरी स्टिफ होते रह जाता है और थोड़ा डिजनरेट होता है और ब्लॉकेज बढ़ने लग जाता है। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज बढ़ता है, ऑक्सीजन का सप्लाई घटता है और एंजाइना हो जाता है। और कंडीशन एक है पढ़ना है हार्ट फेलियर। अब कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार क्या होता है हार्ट अटैक से कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। हार्ट अटैक जैसा मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरी अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते हार्ट के टिश्यू मर जाते हैं, इन्फाक्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, एमआई। लेकिन अगर हार्ट पंप ही नहीं कर पाए जितना जरूरत है, उसको इफेक्टिव पंप नहीं कर पाए जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी का, तब उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। फेलियर को ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक बच्चे को 45 मार्क्स लाना है पास करने के लिए, तो अगर 44 भी लाएगा तो फेल है। फेल होने का मतलब बंद होना नहीं होता है, जैसे फेल होने का मतलब 0 मार्क्स नहीं होता है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड मार्क्स से कम है तो फेल हो गया बच्चा। उसी तरह से अगर हार्ट अपना पंप जितना उसको करना चाहिए रिक्वायर्ड, उससे कम पंप कर पा रहा है तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। अब कम अगर पंप कर रहा है तो क्या होगा? देखिए, हार्ट कनेक्टेड रहता है लंग्स के साथ, लंग्स से ब्लड सप्लाई आता है हार्ट को और हार्ट से फिर आगे पंप होता है। अगर पंप ही नहीं हो पाए तो बैक फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जिस बैक फ्लो होना स्टार्ट होगा तो फाइनली लंग्स में भी कंजेशन होने लगेगा, और इस कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। एक और कंडीशन आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है हार्ट बिल्कुल अरेस्ट हो गया, मतलब पंप करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। यूजुअली क्यों होता है? आप जानते हैं हार्ट स्टार्ट होता है और चलता है ऐसे नोड पर, जो राइट एट्रियम में होता है अपर पार्ट में। तो ऐसे नोड अगर बंद हो गया तो हार्ट बंद हो जाता है। क्यों बंद हो सकता है? अब ऐसे नोड के आसपास का और ऐसे नोड का मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो बंद हो सकता है। जैसे हार्ट अटैक में भी होता है, फाइनली ऐसे नोड बंद हो सकता है। या फिर कोई इंजरी हो गया या इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो गया तो ऐसे नोड बंद हो जाता है। और ऐसे नोड बंद हो गया तो उसी कंडीशन को हम, तो हार्ट पंप करना बिल्कुल बंद कर दिया, कंडीशन इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। इसका पहला डिसऑर्डर है यूरेमिया, मतलब यूरिया ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया। यूरिया ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा? किडनी को फिल्टर करने में प्रॉब्लम होगा, ओवरलोड होगा किडनी पर, और धीरे धीरे किडनी फेल कर जाएगा। और अगर किडनी फेल कर गया तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आर्टिफिशियल किडनी यूज करना पड़ेगा, और उस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस करना, डायलिसिस करना। एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी एकदम से फेल कर गया, उस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। क्या करेंगे इस केस में? इसका फाइनल इलाज है रीनल ट्रांसप्लांटेशन, मतलब किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कोई डोनर रहेगा जो उसको किडनी दे देगा जिसको प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन डोनर क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन का चांस रहेगा। आप बाद में पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में कि टी सेल्स क्या होता है, रिजेक्ट कर देता है अगर दूसरे का ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया तो रिजेक्शन से बचाने के लिए हम क्लोज रिलेटिव्स को, तो क्या होगा कि मैच करेगा प्रॉपर और रिजेक्शन नहीं होगा। रीनल कैल्कुलाई किसको कहते हैं? कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन।
रीनल मतलब किडनी, तो किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसको रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। यूजुअली ऑक्सलेट के क्रिस्टल के चलते स्टोन बन जाता है। एंड लास्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाना। आइटिस वर्ड आप जब भी देखेंगे इन्फ्लामेशन में होता है। कंजंक्टाइवा में आइटिस हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, स्टोमक में आइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसी तरह से ग्लोमेरुलस में हो गया तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब आते हैं मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में। मस्कुलर सिस्टम में मायस्थेनिया ग्रेविस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब होता है? घर को आग लगा घर के ही चिराग से, मतलब हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी पे अटैक कर देता है। कहाँ अटैक करता है? बॉडी के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अगर ये नर्व है और ये मसल्स है, तो आप जानते हैं कि नर्व का एंडिंग में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो सिक्रीट होता है और फाइनली मसल्स के पास पहुंचता है और फिर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर इस जंक्शन पे अटैक कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम ने, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो मसल वीक हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा या इवन पैरालिसिस हो सकता है उसमें। नेक्स्ट आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब ही होता है जॉइंट का इन्फ्लामेशन। फिर टिटनी, अगर कैल्शियम बहुत कम हो जाए बॉडी फ्लूइड में तो उसके चलते रैपिड स्पाज्म होने लगता है। स्पाज्म क्या? कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो रैपिड स्पाज्म ऑफ मसल्स जो हो जाता है उसी को हम टिटनी कहते हैं। ये कैल्शियम की कमी से होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स का डिजनरेशन होने लग जाता है। एंड गाउट, इस केस में ज्वाइंट में क्या होता है? यूरिक एसिड जमा होने लग जाता है और उसके चलते अगेन इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? आर्थराइटिस। तो गॉटी आर्थराइटिस भी इसको कहते हैं। एंड लास्ट में है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब ब्लड, बोन, एंड पोरोसिस मतलब उसमें पोर हो जाना, मतलब छेद हो जाना, मतलब बहुत वीक हो जाना बोन का। क्यों हो जाता है? सबसे कॉमन है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन विड्रॉ होने के चलते बोन वीक हो जाता है और पोरस हो जाता है और उसमें फ्रैक्चर का भी चांस रहता है और बोन का मास इसलिए कम हो जाता है इसमें। अब लास्ट में आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स पे। एक्रोमेगेली, एक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमिटी, मेगेली मतलब बड़ा हो जाना। तो ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में ज़्यादा हो जाए तो उसके एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ पैर और फेस का बोन जो है बड़ा हो जाता है। इसी कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगेली। सेकेंड है डायबिटीज इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस क्यों होता है? ये एडीएच हार्मोन के रिलीज या फिर उसके सिंथेसिस में इंपेयरमेंट होने से होता है। एडीएच आपको याद होगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगर एडीएच नहीं प्रॉपर रिलीज होगा या सिंथेसिस में इसका प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा कि एंटी डायरेसिस हार्मोन है। डायरेसिस का मतलब होता है पेशाब ज़्यादा होना। तो अगर पेशाब ज़्यादा होने को रोकने वाला हार्मोन है, अगर ये नहीं रहेगा तो पेशाब ज़्यादा होने लगेगा, और अगर यूरिन ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फिर आता है एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर क्यों कहते हैं? इसमें प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल एकदम बाहर की तरफ निकल आता है ड्यू टू हाइपर थायरॉइडिज्म, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में उसके चलते आईबॉल बाहर की तरफ निकला हुआ दिखता है। इसको एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। अब क्यों ऐसा हो सकता है? कैंसर हो गया या नोड्यूल्स हो गया अगर थायराइड ग्लैंड में, तो थायरोक्सिन ज़्यादा सीक्रेट हो सकता है, और ज़्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा? हम जानते हैं कि थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, तो ज़्यादा थायरोक्सिन मतलब ज़्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म, मतलब बीएमआर इंक्रीज कर जाता है, और बीएमआर इंक्रीज कर गया तो फास्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो कैलोरी ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वेट लॉस हो जाएगा और थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट भी हो जाता है। और अगर थायरोक्सिन कम सीक्रेट हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है? आयोडीन का डिफिशियंसी अगर डाइट में है तो थायरोक्सिन कम बनने लगता है। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन का रॉ मटेरियल है आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा प्रॉपर, तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन कम हो जाता है, कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। कंपनसेट करने के लिए थायराइड ग्लैंड चाहता है कि कमी को पूरा करे तो अपना साइज बढ़ा लेता है, तो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, कंडीशन को गॉइटर कहते हैं।
अब आप सोचेंगे कि ज़्यादा जब सिक्रीट हो रहा था हाइपरथायराइडिज्म तब भी थायराइड बड़ा हो गया था, और जब कम है तब भी बड़ा हो गया, ऐसा क्यों? तो देखिए, पहली बार में मतलब हाइपरथायराइडिज्म बड़ा इसलिए हो गया कि ज़्यादा सिक्रीट हो रहा, नोड्यूल्स या कैंसर सेल्स हो गया, तो ऑलरेडी उसमें सेल मास ज़्यादा हो गया है, इसलिए थायरोक्सिन ज़्यादा हो रहा है। सेल मास ज़्यादा होने के चलते थायरोक्सिन ज़्यादा हुआ है और थायराइड का साइज बड़ा हो गया। यहाँ क्या है कि चूंकि थायरोक्सिन कम है, उसको कंपनसेट करने के लिए तो वहाँ एक नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है हाइपरथायराइडिज्म में, और हाइपोथायराइडिज्म में कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो रहा है। कंपनसेट करने के लिए वो ज़्यादा बन जा रहा है और इस चलते में साइज भी बड़ा हो जा रहा है। हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम में हो तो कंडीशन हो जाता है बच्चे को, उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। जैसा कि आप जानते हैं थायरोक्सिन क्यों जरूरी है? मेटाबॉलिज्म के लिए, और अगर मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड हो जाएगा तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ दोनों ही इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए ऐसा बच्चा स्टंटेड ग्रोथ होता है, उसका मेंटल रिटार्डेशन रहता है, आईक्यू कम रहता है और समटाइम डीफ एंड म्यूटिज्म भी हो सकता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट वुमेन में हो जाए तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ओल्ड एज होने पे इम्यूनिटी क्यों घट जाती है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थाइमस। थाइमस सिक्रीट करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन एक हार्मोन है जो जरूरी होता है मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के लिए। और लिम्फोसाइट्स क्यों जरूरी होता है? हमारी इम्यूनिटी के लिए। टी एंड बी लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है, दोनों के मैच्योरेशन में हेल्प करता है थाइमोसिन। अब जैसे एज बढ़ना स्टार्ट होता है तो ओल्ड एज में क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड थोड़ा डिजनरेट कर जाता है, तो थाइमोसिन कम सिक्रीट होने लगता है। थाइमोसिन कम तो लिम्फोसाइट्स ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएगा। अगर लिम्फोसाइट ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएगा तो इम्यूनिटी घटने लग जाएगी। तो इसलिए एज ज़्यादा होने पर इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसी के साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने डिसऑर्डर्स थे मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा दिया। अब आपके नीट के क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। थैंक यू।